दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 9। इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, पादप एवं उनके प्रकार, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पादप हार्मोन और पुष्प के विभिन्न भागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 9। आइए दोस्तों, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उत्पादन करना, इसको ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण आसान भाषा में इसको कहा जाए कि पौधे जो है अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। दोस्तों इसको रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज और 6H2O प्लस 6O2 और 38 ATP यानी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक परिभाषा है। दोस्तों पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जो है वो जलीय पौधों और शैवालों के द्वारा किया जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जलीय पौधे और शैवाल सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अब आइए इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये जो पौधा है ये प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से यहाँ पे आपको जल मिल जाता है, जड़ों से जल और खनिज पदार्थ यानी पोषक तत्व मिल जाते हैं। और इस प्रक्रिया से वो देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो पौधे हमारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं और बदले में हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसकी अवस्थिति क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है और इसके द्वारा नारंगी, लाल, नीला और बैंगनी रंगों का अवशोषण किया जाता है। क्लोरोफिल जो है वो हरे रंग का वर्णक होता है। और एक प्रश्न देखिए बार बार पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा प्रमुख तत्व होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम। Mg यानी क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व मैग्नीशियम है। तो ये था दोस्तों फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्लोरेला क्या होता है। क्लोरेला जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक दक्षता लगभग 8% है और ये एक कोष की हरित शैवाल होता है, क्लोरोफाइटा से संबंधित होता है। तो क्लोरेला शैवाल जो है ये एक कोष की हरित शैवाल है और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की इसमें सर्वाधिक दक्षता यानी 8% होती है और ये क्लोरोफाइटा से संबंधित होता है। दोस्तों कुछ कारक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं, उनको जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जल, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान यानी तापक्रम, ये प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक हैं। आइए प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और जान लेते हैं। देखिए दोस्तों सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है, यानी अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल रंग के प्रकाश में होती है और दूसरे नंबर पे नीला रंग के प्रकाश में। तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में और दूसरा नीला रंग में होता है।
दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण है। और ऊर्जा न तो नष्ट होती है न ही प्राप्त होती है, और ये आप जानते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल परिवर्तित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण वो होता है कि प्रकाश ऊर्जा के प्रयोग से एटीपी और यानी डीपीएच के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं का निर्माण होता है। और इसका दूसरा चरण जो होता है प्रकाश से स्वतंत्र प्रक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण और न्यूनीकरण होता है। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों पादपों के बारे में यानी पौधों के बारे में। पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों दो प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषी और पोषक तत्व। तो देखिए स्वपोषी जो हैं ये ऊर्जा हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का स्वतः निर्माण करते हैं। और पोषक तत्व जो हैं पौधों के लिए तो ऐसे खनिज तत्व जिनसे भोजन निर्माण के लिए आवश्यक कार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं उनको पोषक तत्व कहते हैं। तो पौधों में पोषण एक तो स्वपोषी होता है और दूसरा पोषक तत्वों के माध्यम से होता है। दो टर्म हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे पौधों से संबंधित, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है, इनके कार्य क्या है, इनको आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों जाइलम जो है जल संवाहक ऊतक होता है। आसानी से आप जाइलम जल और फ्लोएम फूड दो तरह से समझ सकते हैं। तो जाइलम जो है वो जल संवाहक ऊतक होता है यानी वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, और इसका कार्य अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम जो है इसका दूसरा नाम बास्ट ऊतक होता है और इसका प्रमुख भाग चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु होते हैं। और ये पौधों के हरे भागों में से निर्मित भोज्य पदार्थों का अन्य भागों में स्थानांतरण करते हैं। तो जाइलम जल का परिवहन करते हैं जो कि जड़ों से लेकर पौधों के विभिन्न भागों तक, और फ्लोएम दोस्तों ये पौधों के हरे भाग में निर्मित जो भोज्य पदार्थ हैं उनका पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरण करते हैं। जाइलम जल और फ्लोएम फूड, ऐसे आप देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं। देखिए आवश्यक पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स का कार्य क्या होता है? तो पौधों के जीवन चक्र के नियमित पूर्ण होने, विकार रहित रहने और समुचित विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए अनिवार्य तत्व जो हैं वो 17 हैं, और दीर्घ मात्रा में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी संख्या 9 है। इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इन तत्वों को जान लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पौधों के दीर्घ मात्रा पोषक तत्व हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता अधिक पड़ती है और इनकी संख्या 9 है। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पौधों को दीर्घ मात्रा में जो है ग्रहण किए जाने वाले या आवश्यक पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म मात्रा में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनकी संख्या 8 है। इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। देखिए बोरान जो है ये दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक तत्व है। इसके अलावा क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकिल और जिंक ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं दोस्तों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इनकी आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में पड़ती है। तो ये थे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व यानी कुल 17 पोषक तत्व हैं, जिनमें 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आवश्यकता अधिक होती है और 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को। आइए जानते हैं अमरबेल यानी कैस्कुटा के बारे में। दोस्तों अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी है, टोटल स्टेम पैरासाइट, और ये आवृतबीजी होता है।
तना इसका पतला होता है, दुर्बल और पीले रंग का, और पोषक के चारों ओर लिपट कर ये परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज, लवण और जल प्राप्त करता है। तो अमरबेल दोस्तों ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है, किसी पौधे की तने पर लपट जाता है और ये अपना भोजन नहीं बनाता है, जबकि जो मूल पौधा होता है, मेन पौधा, उसके तने से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको ये खींचता रहता है। आइए देखते हैं पादप हार्मोन्स के बारे में। दोस्तों हार्मोन क्या हैं? तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं, उनको हार्मोन्स कहा जाता है। इसका कार्य पौधों में वृद्धि, प्रजनन और अन्य उपापचयी प्रक्रियाओं का नियमन होता है। हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों स्टर्लिंग ने 1906 में किया था। तो याद रखिएगा, हार्मोन शब्द का प्रयोग स्टर्लिंग द्वारा 1906 में सबसे पहले किया गया था। और हार्मोन का अन्य नाम वृद्धि नियामक पदार्थ यानी ग्रोथ रेगुलेटर्स होता है। दोस्तों पादप हार्मोन्स के प्रमुख वर्ग और उनके कार्य क्या हैं उनको जान लेते हैं। पहला तो वृद्धिवर्धक यानी पौधों की वृद्धि में जो सहायक हार्मोन होते हैं उसमें देखिए ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन हार्मोन, ये पादप हार्मोन्स वृद्धिवर्धक होते हैं। वृद्धिरोधक हार्मोन कुछ होते हैं जिसमें एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन होते हैं। आइए देखते हैं ऑक्सिन हार्मोन के बारे में विशिष्ट जानकारी। दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन जो है ये अपतृण निवारण के लिए, फसलों को गिरने से बचाने के लिए, अनिषेक फलों के लिए और बिना निषेचन के फलों का विकास करने में सहायक हैं। और संतरा, नींबू, अंगूर, केला और टमाटर आदि में बिना परागण निषेचन के भी फलों का विकास होता है और ये ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा संभव होता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो हार्मोन है देखिए जिबरेलिन। तो जिबरेलिन दोस्तों ये हार्मोन बौनी प्रजातियों की लंबाई की वृद्धि, पुष्पन और अनिषेक फलन के लिए महत्वपूर्ण होता है और जिबरेलिन हार्मोन पौधों के बीजों के अंकुरण में सहायक है। अगला है दोस्तों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को दोस्तों फाइटोकाइनिन भी कहा जाता है और इसका कार्य कोशिका विभाजन, जीर्णता को रोकना यानी उसको बीमार होने से रोकना और क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना, ये साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य है। ये देखिए वृद्धिरोधक हार्मोन में एबीसिसिक अम्ल जो है ये पुष्पन में सहायता करता है यानी पौधों में फूल लगने में, कोशा विभाजन में सहायता करता है और बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करने का कार्य एबीसिसिक अम्ल करता है। एथिलीन दोस्तों, एथिलीन ये जो है फलों को पकाने वाला हार्मोन जिसको राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है और पौधों के तने के अग्रभाग में इसका निर्माण होता है। दोस्तों एथिलीन का काम फलों का पकाना होता है और पत्तियों और फलों और पुष्पों को विलगन को तीव्र करना होता है। तो एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब आइए पादप जनन के बारे में जान लेते हैं। देखिए पादप जनन की परिभाषा क्या है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधों द्वारा अपनी तरह संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो होती है उसको पादप जनन कहते हैं। और पादपों में दो प्रकार का जनन होता है, एक तो लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। जनन के लिए प्रमुख पादप भाग जो होते हैं पुष्प यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर, और ये पौधों के महत्वपूर्ण प्रजनन अंग माने जाते हैं। आइए देखते हैं पुष्प के विभिन्न भाग। दोस्तों पुष्प में कई भाग होते हैं जो प्रजनन और देखिए बीज निर्माण के लिए सहायक होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण भाग ये है वर्तिकाग्र है जिसको स्टिग्मा कहा जाता है और ये स्त्री केसर का भाग है। इसी में वर्तिका और अंडाशय उपस्थित होते हैं जो कि स्त्री केसर यानी कार्पल का भाग है। पुंकेसर में परागकोश आते हैं दोस्तों। इसके अलावा तंतु यानी फिलामेंट ये पुंकेसर के भाग होते हैं और बाहरी कलिका ये देखिए ये दल कहलाती है और एक आधार जिस पर पुष्प अवस्थित होता है इसको पुष्पासन कहते हैं। और पुष्प के बगल बाह्य दल और एक जहाँ पर बीज का निर्माण होता है इस भाग को आप देख सकते हैं, इसको ओव्यूल यानी बीजांड कहते हैं।
और देखिए ये पुष्प को जो है वृद्धि के लिए डंठल होता है। और इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्त्री केसर, पुंकेसर, बाह्य दल, बीजांड, पुष्पासन, दल ये पुष्प के प्रमुख भाग हैं और इसी से ही आगे चलकर बीज का निर्माण होता है। आइए जानते हैं दोस्तों परागण या पॉलिनेशन किसे कहते हैं। परागण की परिभाषा ये है कि परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और परागण दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण और दूसरा परपरागण। एक नियम है दोस्तों पृथक्वता या भिन्न काल पक्वता, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। पृथक पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उभयलिंगी पुष्पों में पुमंग और जायांग जो होता है इसका अलग अलग समय पर परिपक्व होना, इसको भिन्न काल पक्वता कहते हैं। और इन पुष्पों में स्वपरागण संभव नहीं है। और दो प्रकार से ये होता है, देखिए पूर्व पुंपक्वता जिसको प्रोटेंड्राई कहते हैं, ये परागकोश का अंडाशय से पहले परिपक्व होना होता है। और पूर्व स्त्री पक्वता ये अंडाशय का परागकोश से पहले परिपक्व होना होता है। तो ये पृथक्पक्वता या भिन्न काल पक्वता है जिसमें इन पुष्पों में स्वपरागण की प्रक्रिया संभव नहीं होती है। एक है दोस्तों पौधों के जनन की विधि स्तंभ कर्तन, जिसको स्टेम कटिंग कहते हैं। दोस्तों स्तंभ कर्तन क्या है, तो जनक पौधे या पेरेंट प्लांट के तने के एक भाग से नए पौधे का विकास करना, ये जो है पेरेंट प्लांट स्टेम कटिंग स्तंभ कर्तन कहते हैं। इसमें जनक पौधा जो होता है उसके तने के एक भाग से नए पौधे का विकास किया जाता है। और इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब और अंगूर हैं। इसके अलावा कोको का बीज प्रबंधन और स्तंभ कर्तन दोनों होता है। गन्ना में उपस्थित पर्व यानी नोड्स और पर्व संधियों के प्रयोग से स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। तो ये भी पादपों के जनन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, स्तंभ कर्तन या स्टेम कटिंग। दोस्तों पादपों के जनन की एक अन्य तकनीक है दाब तकनीक। दाब तकनीक में पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराए जाने के कारण तने में जड़ें उगाती हैं और उसके बाद उनको काटकर नए पौधों के रूप में उगाया जाता है। और इसका उदाहरण नींबू और चमेली आदि हैं। इसमें पौधे के एक भाग के तने को मिट्टी में दबा दिया जाता है जिसमें जड़ें निकल आती हैं, फिर उसको मूल पौधों से काटकर एक अलग पौधा तैयार कर लिया जाता है। कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है दोस्तों, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। कायिक प्रवर्धन में पारंपरिक विधियां हैं और पारंपरिक विधियों में देखिए स्तंभ कर्तन या तना काट, दाब लगाना और कलम बांधना है। इसकी विशेषता ये है कि नए पौधे आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समरूप होते हैं क्योंकि सारी विशेषताएं उनके जैसी ही होती हैं। और कायिक प्रवर्धन की परिभाषा ये है कि बिना किसी जननांग की सहायता के किसी पौधों के भागों जैसे तना और पत्तियों आदि से नए पौधे का विकास कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और ये अलैंगिक जनन विधि है। इसमें स्तंभ कर्तन, तना काट, दाब लगाना, कलम बांधना आदि शामिल है और नए पौधे आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने जनक पौधे के समरूप होते हैं। इसको ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा आपने, जो आपके आगामी परीक्षाओं सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान और एमपी पीसीएस, इसके अलावा आरओ एआरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।